मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम इजी। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आइसोबारिक कंप्लीट, आइसोकोरिक फाइनल, आइसोथर्मल 50% कंप्लीट। आइसोथर्मल में इससे जस्ट पहले लेक्चर में मैंने ग्राफ कंप्लीट कर दिया। आइसोथर्मल का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, सारा कंप्लीट कर दिया मैंने। अब इस प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, वर्क डन, हीट गेन, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्लोप ऑफ पीवी कर्व इन आइसोथर्मल प्रोसेस, चलिए डिस्कस करते हैं इसमें। सबसे पहले आइसोथर्मल वर्क डन नंबर वन 26 हो गया था, 27। सो हम लोग प्लान कर रहे हैं आइसोथर्मल। जहां टी फोर टेम्परेचर, और टेम्परेचर है कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक, वो राइट साइड कांस्टेंट हो गया एनआरटी। या आप कर सकते हैं कि पी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। ठीक है, आप इसको यहां पे ऐसे रखे रहिए। हमें वर्क डन चाहिए, आइसोथर्मल वर्क डन। न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म भी आता है। देखिए, किसी भी प्रोसेस के लिए थर्मोडायनेमिक वर्क डन होता है P इंटू डीवी। वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर मैंने निकाल रखा है, उस प्रेशर को चलिए यहां रखते हैं, DW। ये है NRT और बाई V इंटू डीवी। NRT तो कांस्टेंट है, तो DW ये है NRT, और इधर है DV और डिवाइड बाई V। इंटीग्रेट करें, DW NRT और DV बाई V, और इंटीग्रेट करना है मुझे ऐसे। ये लिमिट है V1 टू V2 लिमिट। सॉल्व करते हैं। सो W यहां हो गया NRT, और इसका इंटीग्रेशन होता है log E इंटू V, और लिमिट लेना है फ्रॉम V1 टू V2 ऐसे। ये है लिमिट V1 टू V2। तो ये है वर्क डन, इधर हो गया NRT log E V2 और माइनस log E, और ये है V1, और V2 बाई V1 log A माइनस log B log A बाई B। तो यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लगाएंगे तो आइसोथर्मल वर्क डन हो गया NRT और log E, और ये है V2 बाई V1। ये सो आइसोथर्मल वर्क डन का ये फॉर्मूला कई फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी है इसमें। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आप लॉग का बेस चेंज करना सीखिए। तो यहाँ लॉग ऑन द बेस ई है, और लॉग ई ऑन द बेस ई, और ये एक्स होता है, तो इसको साइंस में हम लोग एलन एक्स भी बोलते हैं। और इसको चेंज करने का तरीका है 2.303 log 10 एक्स, ऐसे चेंज किया जाता है। तो थोड़ा चेंज करना सीखिए, क्योंकि हमारा साइंस है log 10 बेस पे हम लोग सारा लॉग सॉल्व करते हैं। तो चेंज करते हैं वहाँ न्यूमेरिकल बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको तो बेस चेंज करना पड़ेगा। तो ये है आपका आइसोथर्मल वर्क डन। तो ये रिजल्ट हो गया 2.303, और NRT 2.303 NRT log 10 V2 बाई V1। V2 बाई V1
ये हो गया ये रिजल्ट। नेक्स्ट, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल तो P इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी, या आप कह सकते हैं पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या आप ये भी कह सकते हैं कि P1 अब V1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2, या आप लिख सकते हैं कि V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप रिप्लेस कर सकते हैं, V2 बाई V1 की जगह आप P1 बाई P2 लिख सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूला है, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है। तो हमारा आइसोथर्मल वर्क डन, तो हम लोग का आइसोथर्मल वर्क डन बहुत सारे फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला में ये आएगा 2.303 और यहाँ है एन आर टी log 10 V2 बाई V1, ये फॉर्मूला हुआ। या फिर P के टर्म में आइसोथर्मल, तो बहुत क्वेश्चन भी है इसमें, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले रिजल्ट कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। तो एन आर टी और log 10 V2 बाई V1, V2 बाई V1 की जगह आप लिख सकते हैं P1 बाई P2, P1 बाई P2, ऐसा P1 बाई P2। नेक्स्ट, आप चाहे तो ये NRT, ये आप N और R और T, NRT की जगह आप लिख सकते हैं P1 V1 भी लिख सकते हैं, ये NRT की जगह आप P1 V1 लिख सकते हैं, यहाँ पे P1 V1 लिख सकते हैं, P2 V2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि NRT तो कांस्टेंट ही है, तो P1 V1 P2 V2 जो आपको चाहिए। जैसे वर्क डन आइसोथर्मल, आपको लिखना हो 2.303 इंटू P1 V1 log 10 V2 बाई V1, ऐसे। ये नेक्स्ट, कभी कभी ऐसे भी आता है वर्क डन, आइसोथर्मल वर्क डन आइसोथर्मल, तो यहां पे आप NRT और 2.303 हटा देंगे, तो आप N R और T 2.303 हटा देंगे तो ln हो गया V2 बाई V1, ये लिख सकते हैं ln V2 बाई V1, ये होगी। P1 बाई P2 भी कर सकते हैं, तो ये है आइसोथर्मल वर्क डन। सो NRT ln P1 बाई P2 भी कर सकते हैं, NRT की जगह P1 V1 कर सकते हैं, P2 V2 कर सकते हैं, यहाँ भी P1 V, तो बहुत सारे फॉर्मूला हैं, क्वेश्चन में जैसा लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को रिजल्ट चूज करना है। तो ये है आइसोथर्मल वर्क डन। कैसे डिराइव किया मैंने वो स्टार्टिंग से मैंने बताया कि P को रिप्लेस करना है और NRT तो कांस्टेंट ही है,
इंटीग्रेट करना था। नेक्स्ट, ट्वेंटी एट। नेक्स्ट 28 पॉइंट, हम लोग का यहां अभी रिजल्ट पढ़ रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt मस्ट बी इक्वल टू 0। कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ गया। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आप जानते हैं फॉर ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कोई भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो, हर प्रोसेस के लिए du जो होता है वो है n और c भी dt। हर प्रोसेस के लिए, हर प्रोसेस के लिए du n c b dt। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो dt ही 0 होगा और du 0 हो जाएगा। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए du 0 हो जाएगा। और du 0 होगा, इसका मतलब u इनिशियल और u फाइनल बराबर हो जाएगा, या इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये है कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा। ये सो du 0, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए du चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्वेंटी नाइन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq और इज इक्वल टू dw और प्लस du, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्लान करेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये तो 0 हो जाएगा, और वर्क डन अभी आपने कैलकुलेट किया है तो dq और dw दोनों क्या हो जाएगा? सेम। तो वर्क डन और हीट गेन एग्जैक्टली सेम हो गया। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आप अप्लाई करेंगे फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस dq इज इक्वल टू dw और du तो हो गया 0, ये du 0 हो जाएगा ये। सो dq इज इक्वल टू dw। सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए dq और dw एग्जैक्टली सेम होगा, और या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हीट गेन और वर्क डन एग्जैक्टली सेम है, और अभी आपने बनाया था 2.303 nRT और log 10 V2 by V1, ये
ये 2.303 nRT log 10 V2 by V1। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपका हीट गेन या वर्क डन दोनों सेम रहेगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। नेक्स्ट एक बल्क मॉडल्स पढ़ना है, वो भी आपको साउंड में भी पढ़ना है, यहाँ भी यूज होता है। नाउ नेक्स्ट 28, 29, 30 समझिए, ये बल्क मॉडल्स जो हम लोग पढ़े हुए हैं, जो यूनिट डायमेंशन टॉपिक में भी पढ़े हुए हैं, जैसे समझिए मान लीजिए कि ये है वी है वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, और ये जो इनिशियल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम जो देख रहे हैं ऐसे वी है, ठीक है, ऐसे। और हम लोग इसमें खूब सारा प्रेशर लगाया, हम लोग ने बहुत सारा प्रेशर, ऐसे ऐसे प्रेशर, ऐसे डेल्टा पी, ऐसे इस पे खूब सारा प्रेशर, ऐसे हम लोग ने प्रेशर लगाया। ये प्रेशर लगाना है। जब प्रेशर लगाएंगे, जैसे कोई बैलून है, समझिए कि बैलून, या आप फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल है, वॉल्यूम वी है, और चारों तरफ से जब दबाएंगे तो उसका वॉल्यूम घटेगा, वो घट जाएगा और वो छोटा हो जाएगा, ऐसे, वो इस तरह से, वो उसका वॉल्यूम घट गया। ये है, ये गैस जो था, जो भी फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर जो ये एयर है, और वो अब इतना छोटे जोन में रह जाएगा, ऐसे, ठीक। और ये डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम घट गया, ये वॉल्यूम डिक्रीज हो, डिक्रीज इन वॉल्यूम, ऐसे। इसमें सारे टर्म लिखता हूं मैं। वी फॉर इनिशियल वॉल्यूम, वी जो है इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम, और डेल्टा वी इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम। और डेल्टा पी इज कॉल्ड इंक्रीज इन प्रेशर, ये है इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, ये है इंक्रीज इन प्रेशर। फिर हम लोग डिस्कस किए थे मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, यूनिट डायमेंशनल टॉपिक में बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो उसमें एक बल्क मॉडल्स, ये जो मैंने बताया था आपको, बी द बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, ये है बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, ये होता है माइनस लिखना है, और ये है डेल्टा पी और डिवाइड बाई डेल्टा वी और डिवाइड बाई वी, ये है बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसे। बी एक वाई होता था यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, कई टॉपिक में, स्प्रिंग वाले टॉपिक में, लॉ ऑफ मोशन में हम लोग ने यूज किया था उसको। उसी तरह ये बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, ये प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वही यूनिट है, यंग मॉडल्स वाला ही यूनिट है, इसमें वही डायमेंशन है। तो यह बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, आप लिख लीजिए, ये आया हुआ आईटी में क्वेश्चन है। मैं क्या पूछा हुआ था मैं बताता हूँ, आप लिखिए पहले।
फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर जो है कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब PV इज इक्वल टू nRT, मतलब ये P और V nRT है, राइट साइड nRT जो है वो कांस्टेंट, P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट, लिख सकते हैं ना, ओके, राइट साइड की डिफरेंशिएट करिए दोनों साइड, इसे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने डिफरेंशिएट कराया था, यहां भी डिफरेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए, देखिए तो P हो जाएगा और dV हो जाएगा प्लस V हो जाएगा, dP हो जाएगा, राइट साइड 0 हो जाएगा, P इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस V इंटू dP हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट P इंटू डेल्टा V भी लिख सकते हैं, माइनस V इंटू डेल्टा P भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं P माइनस डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा V बाई V लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, राइट साइड ये, तो P इज इक्वल टू राइट साइड जो हुआ वो B के बराबर, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट साइड देखिए, राइट साइड वाला ये B हो गया, या आप B इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं P ऐसे। तो ये किसके लिए है, कौन से प्रोसेस के लिए मैंने बनाया, किस प्रोसेस के लिए, टेम्परेचर कांस्टेंट किसके लिए है, ये कांस्टेंट किसके लिए, आइसोथर्मल। तो आता है कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर को बोलते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा, तो ऐसा करना है P, तो आप लिखेंगे आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी P को बोलते हैं। P क्या है, तो P प्रेशर के बराबर, P फॉर प्रेशर। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर को बोलते हैं। इसीलिए ग्राफ भी पूछा हुआ था ना, देखिए ऐसे, ये पेपर में पूछा हुआ था कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये ग्राफ बनाया, आप पढ़ चुके हैं, ऐसे पूछा गया था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आईटी में पूछा गया था आइसोथर्मल, ऐसे पूछा गया था। इधर P है और इधर माइनस डेल्टा P बाई डेल्टा V इंटू V, ऐसा पूछा हुआ था, बोला गया था कि ये ग्राफ बनाना है। तो आप तुरंत देखते समझ जाइए, तुरंत देखते समझिए, ओ ये वाला टर्म, ये तुरंत देखते आपको समझना, अच्छा ये वाला टर्म तो ऐसा लग रहा है, डेल्टा P और डेल्टा V और बाई V, ये तो टर्म ऐसे लग रहा है, या फिर इस टर्म को हम लोग बोल सकते हैं, इस टर्म को B द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसे बोल सकते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये तो बल्क मॉडुलस है, और किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर होता है, तो P, ये कौन सा एक्सिस है, Y एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, X एक्सिस, तो Y इज इक्वल टू mx, या स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप है 45 डिग्री, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए।
तो हम लोग पढ़े हुए थे, तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं, वो ग्राफ आप यहाँ से बना सकते हैं। और यही ग्राफ जब उल्टा करेंगे, इसी ग्राफ को मैंने बोला था कि अगर आप P यहाँ P ले लेंगे, इस ग्राफ को उल्टा करेंगे, माइनस डेल्टा V और डिवाइड बाई डेल्टा P और इंटू V ऐसे करेंगे। ये ग्राफ जब ऐसे उलट देंगे इसको, तो ये ग्राफ हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हो गया। ये ग्राफ को उल्टा कर दीजिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। तो ये था आपका आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि साउंड टॉपिक में वेलोसिटी ऑफ साउंड उसमें भी यूज होता है। जब वेलोसिटी ऑफ साउंड पढ़ेंगे तो उसमें न्यूटन्स फॉर्मूला और लाप्लास करेक्शन, तो वो वहाँ भी इसका जरूरत पड़ेगा। सो न्यूटन फार्मूला हम लोग पढ़ते थे कि न्यूटन फार्मूला जो उन्होंने बोला था कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वहाँ जरूरत पड़ेगा इन सब चीज़ों का। मैं साउंड पढ़ा चुका हूँ ऐसे ऑनलाइन क्लास में, तो मैंने कंप्लीट करा दिया है वेल स्टडी ऑफ साउंड, तो वहाँ भी मैंने बताया था आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, न्यूटन का फॉर्मूला वेल स्टडी ऑफ साउंड इन एयर, तो वो फॉर्मूला गलत था, न्यूटन का फॉर्मूला साउंड में गलत हो गया था, उसको लाप्लास साइंटिस्ट थे, उन्होंने करेक्शन किया था आइडियोबैटिक प्रोसेस के हेल्प से। तो ये हो गया आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कभी कभी ऐसे पूछ देता है आपको कि आइडियोबैटिक, आइडियोबैटिक तो बात इसके आगे पढ़ेंगे, आइसोबारिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कभी एग्जाम में एक बार देखा मैंने, मेडिकल में पूछा हुआ है, तो बताइए आइसोबारिक, ऐसे 32 पूछा कि बताइए तो आइसोबारिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आइसोबारिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो आइसोबारिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो यही होता है, इंक्रीज इन प्रेशर और यहाँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ डेल्टा V डिवाइड बाई V, ये है। बट अगर प्रोसेस है आइसोबारिक, यहाँ पे वर्क कर लीजिए, थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं हम लोग। अगर प्रोसेस है आइसोबारिक, तो बार बार का मतलब प्रेशर, प्रेशर है कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, इसका मतलब इसका डेल्टा P मस्ट बी जीरो। तो आइसोबारिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये ऊपर का टर्म ही जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर आइसोबारिक रहे, आइसोबारिक, तो मेडिकल क्वेश्चन था, तो उसमें आपको आंसर करना है जीरो, बोलना है आइसोबारिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जीरो होगा ऐसे। और आइसोथर्मल, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन था कि आइसोथर्मल क्या होता है भाई, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये P के बराबर होता है। तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, वो मेडिकल क्वेश्चन है, तो पूछा जाता है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, उल्टा करना है, बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है, इनवर्स होता है। सो अगर लिखा हुआ है पेपर में 33, लिखा हुआ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी जो होता है 1 बाई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये 1 बाई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1 बाई P के बराबर हो जाएगा। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कभी क्वेश्चन में आए तो 1 बाई आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस हो जाएगा, इनवर्स होता है उसका, बल्क मॉडुलस P के बराबर होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट,
34। 34 में स्लोप ऑफ आइसोथर्मल पीवी कर्व। तो आइसोथर्मल पीवी कर्व, तो ये है आइसोथर्मल, पी वर्सेस वी ग्राफ। तो पीवी ग्राफ ये है पी और वी, ये है पीवी ग्राफ, पी वर्सेस वी, और प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल पीवी ग्राफ हम लोग जानते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसका स्लोप चाहिए, इसका स्लोप, इस पीवी ग्राफ का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुआ और इस ग्राफ का हमें स्लोप चाहिए ऐसे, स्लोप। स्लोप का मतलब tan थीटा, ये स्लोप चाहिए। ये सब पढ़ना आपको एग्जाम में आता है। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल पीवी कर्व, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल पीवी कर्व। बताइए स्लोप, वो जो देख रहे हैं ग्रीन कलर लाइन, स्लोप का मतलब हुआ tan थीटा, होता है ना tan थीटा। और स्लोप का ये भी मतलब होता है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं ना, dp बाई डी बी, dy बाई डी एक्स। अच्छा अभी देखिए, अभी आपने बताया था ना आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू P, और इसका मतलब आपने बताया था माइनस dp और डिवाइड बाई dv या डेल्टा भी dv बाई v भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू P, ठीक है। तो आप बताएंगे वहां से आप देखिए, वहां से अगर dp बाई dv चाहिए, आप इसका मतलब आप जानते हैं, रुकिए और अच्छा से लिखिए। आप जानते हैं माइनस dp और v और डिवाइड बाई dv इज इक्वल टू p, पढ़े आप। तो बताइए स्लोप चाहिए, स्लोप dp बाई dv, तो उधर हो जाएगा माइनस p बाई v, और स्लोप, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल पीवी ग्राफ, तो माइनस p बाई v। देखिए निगेटिव तो है ही, निगेटिव साइन है क्योंकि ये थीटा 90 से बड़ा है। तो स्लोप पढ़ना है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल पीवी ग्राफ, तो स्लोप होता है माइनस p बाई v। इसके हेल्प से आप बना सकते हैं, dp बाई dv करेंगे तो माइनस, और उधर कर देंगे p बाई v, उस सेट कर दिए माइनस p बाई v, हो गया। और क्या पढ़ना है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो यही है, और कुछ आइसोथर्मल प्रोसेस जैसे कि थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं फेज चेंज, जो भी साइंस में फेज चेंज होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। फेज चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस, फेज चेंज का मतलब जैसे मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, बॉइलिंग ऑफ लिक्विड, जो फेज चेंज होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। so, 35 कुछ एग्जाम्पल, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहाँ हम लोग केमिस्ट्री में पहले देखे हुए हैं या फिजिक्स में पहले देखे हुए हैं, तो फेज चेंज, जितने साइंस का फेज चेंजेज प्रोसेस जो होता है, फेज चेंज, फेज चेंज जैसे अगर कोई सॉलिड, और सॉलिड अगर वो लिक्विड हो रहा है, कोई भी सॉलिड अगर सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, मेल्टिंग, जब मेल्टिंग होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, मेल्टिंग। जब ये फेज चेंज हो रहा है, मेल्टिंग, तो टेम्परेचर जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर को ही साइंस में मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक। कोई भी सॉलिड की जगह कोई अगर लिक्विड है, लिक्विड गैस में चला गया, तो इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं बॉइलिंग,
बॉइलिंग हो गई, ये मेल्टिंग और लिक्विड का ये फेज चेंज करना, बॉइलिंग। जब बॉइलिंग हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो फेज चेंजेस होता है जो हम लोग कैलोरीमेट्री में भी पढ़ लेंगे, कैलोरीमेट्री में तो पढ़ना ही है। मेल्टिंग ऑफ द आइस, बॉइलिंग ऑफ द वाटर, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है, ये सब तो पढ़ना है कैलोरीमेट्री में। तो ये जो प्रोसेस है ना, फेज चेंजेस प्रोसेस, वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। एक क्वेश्चन आप बताएंगे जो आईटी में भी पूछा हुआ है, एडवांस में भी, और नीट में भी पूछा हुआ है। आप बताइए एक क्वेश्चन छोटा सा, जैसे ये आ रहा था मेल्टिंग ऑफ, तो आप बताइए तो। मेडिकल में तो एक ही ऑप्शन था और आईटी में दो ऑप्शन था, 36। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस वाटर सिस्टम एट 273 केल्विन। 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस वाटर सिस्टम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। बताइए। ध्यान से बताइएगा अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा हेल्प लीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थोड़ा केमिस्ट्री का हेल्प लीजिएगा, थोड़ा सा हेल्प लीजिए। अब मुझे बताइए। ठीक है, मुझे बताइएगा अच्छे से। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आइस, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने ये बना दिया, ये लेवल बनाया है। ध्यान रखिएगा, ये लेवल मैंने बनाया है। एक कंटेनर में मैंने ले लिया है आइस, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। और मुझे आप बताइए कि अब ये लेवल, ध्यान रखिएगा, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, मुझे आपको ये बताना है कि ये मेल्ट कर रहा है, और मेल्ट करके वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल। आप बताइएगा अच्छे से, थोड़ा केमिस्ट्री यूज करिएगा ना, आपको मैं समझा रखा है मैंने। फाइनल। अब ये जो लेयर बनेगा, ये पानी वाटर का लेयर होगा, वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कि इसी लेयर पे रहेगा। आइस है, मेल्ट कर रहा है, अब मेल्ट करेगा, वाटर में जाएगा, वो आइस और वाटर में ये जो लेयर है वो नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे आएगा। अच्छा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। जाइए, जाइए, आप अभी फ्रिज में, अपने घर के फ्रिज में एक गिलास पानी रख दीजिएगा, एक गिलास ऐसे पानी, और पानी आप पूरा भर के रखिएगा, पूरा भर के ऐसे पानी रखिएगा, ठीक है। एक गिलास में, स्टील वाले गिलास जिसमें पानी पीते हैं घर, रख दीजिएगा, और उसको फ्रीजर में, फ्रीजर में उसको रख के छोड़ दीजिएगा। यहाँ आप वाटर को रख देना है कहाँ पे, तो फ्रीजर, जो फ्रिज है ना उसके फ्रीजर में रख दीजिएगा, और इसको बनने दीजिए आइस, आइस बनने दीजिएगा। और सुबह जाके देखिएगा, सुबह जाके देखेंगे आइस, पता है यहाँ तक आइस बन जाएगा, वो जो टिप्स है उसके ऊपर तक, उसका ये जो टॉप है आपका, ये है टॉप, और टॉप के ऊपर तक बन जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है कंपेयर टू वाटर से। देख सकते हैं आप, घर पे जाके देख लीजिए, पानी बोतल हो तो पूरा पानी भर के उसमें रख दीजिए, सवेरे सुबह तक बनने दीजिए आइस, और जब सुबह देखिएगा तो बोतल पूरा इलोंगेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आइस का वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब ये पानी बनेगा, तो पानी बनेगा तो ये लेयर नीचे आ जाएगा। आया ना नीचे? तब फाइनल वॉल्यूम, वी इनिशियल, वी फाइनल, फाइनल वॉल्यूम
वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, वॉल्यूम घट गया, कंप्रेशन, वॉल्यूम घट गया, बढ़ गया, घट गया वॉल्यूम। तो आप ऑप्शन में था, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा केमिस्ट्री है, आसान है। तो ये वर्क डन किया किसने? एयर, एयर ने किया, एयर, एयर जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ने इस पे वर्क डन किया, DW, और ये नीचे आ गया, वॉल्यूम घट गया। तो आप बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द आइस वाटर सिस्टम। तो वर्क डन किसने किया? एटमॉस्फेयर ने। कैसा वर्क डन किया? पॉजिटिव वर्क, ठीक है। वर्क डन निगेटिव कहना हो तो ऐसे बोलेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये सिस्टम पे निगेटिव वर्क डन। बट जो एयर करेगा, एटमॉस्फेयर करेगा, तो एटमॉस्फेयर करेगा तो कैसा वर्क डन? पॉजिटिव वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर ऑन द आइस वाटर सिस्टम, ठीक है। या निगेटिव वर्क डन, वर्क डन क्योंकि आप जानते हैं वर्क डन डी डब्ल्यू होता है P और V ऑफ फाइनल माइनस V इनिशियल। तो DW ये तो साफ दिख रहा है निगेटिव, तो निगेटिव वर्क डन, ठीक है। निगेटिव वर्क डन का मतलब ऑन द सिस्टम, निगेटिव, अगर वर्क डन निगेटिव है तो वर्क डन निगेटिव का मतलब, और वर्क डन निगेटिव का मतलब होता है वर्क डन ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, ठीक है। तो आप बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये तो साइन कॉन्वेंशन का मतलब हुआ, निगेटिव का मतलब ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क किया। किसने वर्क किया? एटमॉस्फेयर ने। तो एटमॉस्फेयर का वर्क क्या हुआ? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम पे वर्क जो होगा निगेटिव होगा, बट एटमॉस्फेयर का वर्क, वर्क जो एटमॉस्फेयर ने किया वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इसको दबा दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, तो यहाँ पे आंसर में रहेगा, वो मेडिकल क्वेश्चन भी है। सो आपको आंसर में देखना है पॉजिटिव वर्क, वर्क डन by the atmosphere on the ice water system. तो ये साइन बस बता रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, वर्क डन ऑन द, साइन बस ये बताता है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, किसने किया? तो एयर ने किया, तो एयर का वर्क डन तो पॉजिटिव होगा ना। ये तो साइन बस ये बताता है कि वर्क डन किस पे? सिस्टम पे हुआ, और किसने किया? तो एयर ने किया। तो एयर जब काम करेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये साइन बस इसके बारे में बोल, साइन का मतलब, ये जो साइन है, साइन का मतलब बस इतना है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, बस ये ऑन द सिस्टम हुआ। किसने किया? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर करेगा वो तो पॉजिटिव मानेंगे ना। जैसे हम कोई काम करेंगे, हम कोई भी काम करेंगे, हम कोई काम करेंगे तो मेरा वर्क डन तो पॉजिटिव काउंट होगा ना, मैं कोई काम करूंगा, ठीक है। तो ये साइन निगेटिव, कई लोग बोलते हैं कि निगेटिव वर्क डन, अरे निगेटिव कैसे? ये साइन कन्वेंशन सिर्फ ये बताता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ। अब किसने किया? मैंने किया, तो मैं तो करूंगा तो मेरा तो वर्क डन पॉजिटिव काउंट करेंगे, ये हो गया। और आप बताएंगे जब आइस मेल्ट करेगा तो मेल्ट करके लिक्विड में जाएगा, तो लिक्विड में तो रैंडम मोशन, वाटर अब चलने लगेगा, फ्री हो गया। आइस में तो फिक्स था, रिजिड था, वाटर तो फ्री हो गया, मूव करेगा, मूव करेगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगा, बॉन्ड एनर्जी आएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी आएगा, रोटेशनल एनर्जी आएगा, इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम इंक्रीजेस, इंक्रीज करेगा मेल्ट हो जाने पे, मेल्टिंग प्रोसेस में नहीं। मेल्टिंग प्रोसेस में तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। आफ्टर मेल्टिंग the
internal energy of ice water system increases on melting. On melting of ice increases after melting of ice कर सकते हैं, melting of ice. क्योंकि आइस मेल्ट करेगा, मॉलिक्यूल फ्री हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी आएगा, रोटेशनल बॉन्ड, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, सिंपल सा. तो आइसोथर्मल प्रोसेस तो मेरा कंप्लीट थ्योरी रिजल्ट. अभी बच गया क्या? आइडियबैटिक प्रोसेस. आइडियबैटिक प्रोसेस का ग्राफ, उसके सारे इक्वेशन, वर्क डन, डी क्यू डी यू, उसमें भी हमें ग्राफ करते समय स्लोप बनाना है, आइडियबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सब कुछ जैसे इसमें पढ़े उस तरह उसमें भी कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट क्लास.